Hello everyone, welcome back to my channel. So now we'll be starting with the introduction. Okay, introduction important नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये आपका बेस रेडी करेगी आने वाले ऐप के लिए. ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में. हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ, नीड फॉर स्टडी ऑफ बिजनेस लॉ, सोर्सेज ऑफ इंडियन बिजनेस लॉ, मीनिंग ऑफ प्लांटिफ एंड डिफेंडेंट. Okay, it's dependent. Okay, see here. Yeah, defendant. Okay, so guys, now let us start. Firstly, we'll understand the definition of object of law. सबसे पहले तो लॉ होता क्या है. लॉ बेसिकली क्या होते हैं, करेक्ट प्रोसीजर्स एंड बिहेवियर. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं जा रहे थे, आपको पर्स किसी का गिरा हुआ मिला, ठीक है, आपने उसको उठा लिया. इसके बाद को क्या करना चाहिए, क्या करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कौन बताएगा, वो आपको लॉ बताएगा. ठीक है, जैसे कि रूल्स ऑफ कंडक्ट होते हैं. क्यों बनाते हैं हम लॉ को? ताकि सोसाइटी में डिसिप्लिन मेंटेन रहे. ठीक है, सी इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स. ये क्या है, लॉ का मतलब क्या है, ये बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है दैट गवर्न ह्यूमन कंडक्ट. ह्यूमन को कैसे कैसे बिहेव करना चाहिए अगर कोई भी सिचुएशन आ जाती है. लेट्स सपोज आपको पर्स मिला, क्या करना चाहिए, करेक्टिव एक्शन क्या है उसके बाद, तो ये हमें लॉ बताता है. ठीक है, इन अ सिविल सोसाइटी एंड टू ऑब्जर्वेंस ऑफ विच कैन बी एनफोर्स्ड इन द कोड्स. अगर आपको लगता है कि कोई लॉ को फॉलो नहीं करता, तो यू कैन स्ट्रेट अवे गो इन द कोर्ट्स, ओके, टू एनफोर्स योर राइट्स. इन सिंपल वर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ क्या है एंड द रिजल्ट. In simple words, the object of law is the creation and protection of legal rights. क्यों बनाते हैं हम लॉ को? To maintain order in the society. Because only in a state of order people feel safe and secure. अगर कोई आपको लॉ ना मिले, ठीक है, तो क्या होगा, सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा, कोई डिसिप्लिन नहीं होगा. तो इसलिए लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सोसाइटी. Now there are several branches of law such as the international law, constitutional law, administrative law. But अभी जो हमने पढ़ना है वो है मर्केंटाइल और बिजनेस लॉ. ठीक है, मर्केंटाइल और बिजनेस लॉ क्या है, ये एक पार्ट है सिविल लॉ का ही. ठीक है, नाउ डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ मर्केंटाइल और बिजनेस लॉ. गाइस, these three words can be used interchangeably. मर्केंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉ और बिजनेस लॉ. ओके, mercantile law is a part of civil law. Okay, see, mercantile law or business law is a part of civil law only. Now, need for study of business law. हमें business law पढ़ना ही क्यों है, रीजन क्या पढ़ने के पीछे. ठीक है, as citizens all of us are expected to have some knowledge of law, as ignorance of law is no excuse. ठीक है, let's suppose आपने रेड लाइट क्रॉस कर ली, ठीक है, एंड बाद में जाकर पुलिस वाले उन्होंने कहा कि चलान दीजिए. आपने बोला हमें तो पता ही नहीं था कि रेड लाइट क्रॉस करने पे चलान लगता है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको नॉलेज नहीं थी लॉ की. ठीक है, लेट्स सपोज सच्ची में नॉलेज नहीं थी लॉ की. ठीक है, तो क्या होगा, अगर आपको उस नॉलेज नहीं थी, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है लॉ का ना पता होने का. ठीक है, ऑल सिटीजन्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव सम नॉलेज ऑफ लॉ. ठीक है, हमें पता है कि आपको सब कुछ तो पता नहीं हो सकता कि अगर आपने ऐसे किया तो इतना पेनल्टी लगेगी, इतना फाइन लगेगा, जो भी है. ठीक है, बट सम नॉलेज ऑफ लॉ इज मैंडेटरी. ठीक है, सी फॉर इंस्टेंस व्हेन वी बोर्ड अ बस, एंटर अ रेस्टोरेंट और अ थिएटर, रिसीव एन आर्टिकल और मनी ऑन बिहाफ ऑफ समबडी, व्हाट विल वी बी डूइंग आफ्टर डूइंग ऑल दैट स्टफ. ये हमें ऑटोमेटिकली एक लीगल रिलेशनशिप में ले आता है. ठीक है, विद द ओनर. And that's the reason why we should have some knowledge of law, okay, so that we can take an action against that. ठीक है, if something is wrong is happening with us, then we need to have some knowledge of law so that we can basically file or lodge a complaint in the courts. Okay, now this is not that important. Yeah, we can just read it. Knowledge of mercantile law would make them appreciate the legal problems pertaining to their transaction, avoid legal pitfalls, and obtain in-time expert advice before a transaction is completed. Okay, so basically guys, it's very important for having the knowledge of business law. After
few years, most of us are going to be, most of us will be working in corporates. So it's mandatory for us to have some knowledge of law. Okay. Now what are the sources of Indian mercantile or business law? बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलके हमारा बिजनेस लॉ बना है. ठीक है. सबसे पहले तो जो मेन सोर्स है वो है इंडियन मर्केंटाइल लॉ. ठीक है. द वेरियस स्टैट्यूट्स कंप्राइजिंग मर्केंटाइल लॉज आर मेनली बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉज. ठीक है. मतलब कुछ कुछ जो है ना हमारे यहाँ के स्टैट्यूट्स, वो किस पे बेस्ड है, वो इंडियन मर्केंटाइल लॉ पे बेस्ड है. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी भी पॉइंट पे आके इंडियन लॉ साइलेंट होता है, ठीक है, मतलब पता नहीं क्या उसके होता है ना पॉसिबल एक्शन है उसके बाद, तो क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को लेके हम इंडियन मर्केंटाइल लॉ का को देख सकते हैं, उससे सपोर्ट ले सकते हैं. ठीक है. Where Indian law is silent on a point and the customs and usages prevailing in Indian permit, the courts in India take recourse to the English law. Okay. That is it. Okay. Now statute law. Now what is statute law? जैसे माने यहाँ पे क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, LLP एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये सब क्या है, ये सब लॉ ही है ना. A statute is a formally codified law enacted by the legislature. Now legislature क्या करती है, legislature is the one who makes the laws. ठीक है. कैसे बनता है लॉ, पहले एक बिल होता है, बिल पास होता है बाय पार्लियामेंट एंड फिर वो साइन होता है प्रेसिडेंट के साथ, तब बनता है वो एक्ट. ठीक है. एक्ट का दूसरा नाम क्या है, स्टैट्यूट. ठीक है. एग्जाम्पल्स दिए हुए यहाँ पे बहुत सारे. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज केस लॉ. केस लॉ क्या होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके केस लॉ के बारे में. जैसे ठीक है, देखो केस में क्या है, द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अथॉरिटेटिव फॉर ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया, while the decision of High Court, although authoritative to subordinate courts, are mainly persuasive to other high courts and the subordinate courts. अब मतलब क्या है इसका, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब कोई भी डिसीजन आया हाई कोर्ट की तरफ से, ठीक है, तो जो होते हैं ना बाकी के हाई कोर्ट्स या उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मतलब नीचे वाले कोर्ट्स, उस डिसीजन को बेस लेके काम कर सकते हैं. बट अगर कोई भी डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो वो क्या है, अथॉरिटेटिव है, उसको कोई भी रेफर कर सकता है. ठीक है. अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके बहुत डिटेल के अंदर इसके बारे में, समझ नहीं आया तभी कोई बात नहीं, आगे जाके पढ़ेंगे अब. ठीक है. यूसेज ऑफ कस्टम ऑफ ट्रेड, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे ही चलता आ रहा है. ठीक है. उसको क्या बोलते हैं, यूसेज ऑफ कस्टम ऑफ ट्रेड. यूसेज ऑफ कस्टम ऑफ ट्रेड आर ऑल्सो द गाइडिंग फैक्टर इन डिसाइडिंग डिस्प्यूट्स. जैसे होता है ना कोई भी दो पार्टीज आपस में डिस्प्यूट, मतलब उनमें कंसेंसस एट इडियम नहीं है, मतलब कि उनके मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हो रहे, एंड तो क्या करेंगे बेसिकली, जो उनका दोनों का है ना कोई दिक्कत है आपस में. ठीक है. उन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट था बीच में, एंड कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आके डिस्प्यूट हो गया दोनों के बीच में. ठीक है. तो क्या होगा, क्या आप देखेंगे कोर्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल बाकी सब में से कोई भी हेल्प नहीं मिल पा रही, जैसे कि इंडियन मर्केंटाइल लॉ से, स्टैट्यूट से, केस लॉ से, तो क्या करेंगे, हम देखेंगे मतलब चलता क्या आ रहा है. जैसे कि अगर ए ने सर्विसेज प्रोवाइड करी बी को, तो इसके बाद क्या पॉसिबल एक्शन है, बी को पे करना पड़ेगा उसके लिए. ठीक है. यही चलता आ रहा है, तो हम इसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे. ठीक है. यूसेज ऑफ और कस्टम ऑफ ट्रेड. ठीक है. नाउ मीनिंग ऑफ प्लांटिफ एंड डिफेंडेंट. प्लांटिफ कौन होता है, वन हु कमेंसेस अ लॉ सूट. ठीक है. जिसने लॉ सूट को स्टार्ट किया है वो होता है प्लांटिफ. डिफेंडेंट मतलब अ पर्सन हु डिफेंड्स द लीगल एक्शन. ठीक है. प्लांटिफ ने लॉ सूट को कमेंस किया, डिफेंडेंट को डिफेंड करेगा उस लॉ सूट को. ठीक है. नाउ हु इज द एपिलेंट एंड हु इज द रिस्पोंडेंट. सी गाइस, दिस इज बेसिकली अ केस लॉ. ठीक है. केस लॉ में क्या होता है, दो पार्टीज के नाम होते हैं, एक होता है जैसे इसमें फॉर एग्जांपल क्या है, भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी. ठीक है. इसमें एपिलेंट कौन है, इसमें एपिलेंट है भगवत दास गोवर्धन दास केडिया, एंड रिस्पोंडेंट कौन है, गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी. ठीक है.
अब मतलब क्या हुआ इसका? Appellant is the one who appeals against the decision of lower courts to higher courts. For example, A and B का जो भी था डिस्प्यूट थी एंड वो दोनों गए अपने हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है. हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया जो कि उनके फेवर में नहीं था बेसिकली, लेट्स सपोज. अब वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर. सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे, जिस पार्टी ने होते ना कि अपील किया है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, वो कौन होगा? उसका नाम आएगा आगे. Appellant is the one who appeals against the decision of lower courts to higher courts. ठीक है. Respondent कौन होगा? Respondent is the party who makes an answer to an appeal. अपील कर रहा है भगवान, रिस्पॉन्ड कर रहा है गिरधारी. सिंपल सा मतलब है, Appellant is the one who appeals against the decision, गिरधारी is the one who responds. ठीक है. I hope this is clear. And guys, now from the next video I'll be starting with the Indian Contract Act. If you like the video, then do consider it to give it a big thumbs up and subscribe to our channel. Thank you for watching.